हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम एनसीईआरटी की सार संग्रह लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी कंटेंट है इसमें। तो अभी हम इसमें राज्य व्यवस्था को लेकर आए हैं। तो राज्य व्यवस्था में हम भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। तो हम इसकी जो डेली टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे। आज के टॉपिक पर ये फ्रेंड्स हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आप पहली वीडियो जो हमारी हो चुकी है उसमें हमने उपराष्ट्रपति से संबंधित आपके क्वेश्चन आंसर कराए थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद रहेगा। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो हम सभी कंप्लीट करेंगे जो कि आपके प्रीवियसली एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आपके आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इसमें हम चलते हैं जिसमें हमारा पहला है कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो आप सभी को पता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं। आगे है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का जो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए तो कम से कम आपकी 25 ईयर्स आपको होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे हम कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। या फिर अगर ये भारत के प्रधानमंत्री हैं वो संसद के उच्च सदन के सदस्य भी हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। ठीक है, आगे है कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें जो वास्तविक कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति आपकी प्रधानमंत्री के अंतर्गत होती है। ठीक है, आगे चलेंगे हम कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए। जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु 50 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50। ठीक है, आगे है कि भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो सामान्यतः लोकसभा यानी कि राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है। वो लोकसभा का सदस्य तो होता ही है, साथ ही वो राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। तो प्रधानमंत्री का जो अनुच्छेद 75 है वो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषदों के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। आगे है आपका दल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। तो ये जो आपका प्रावधान है ये 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। यदि संसद का सदस्य नहीं है तो कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो 6 महीने तक। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे रहेगा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो मंत्रिपरिषद है वो आपकी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, आगे है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। यानी कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये जो है वो आपका अनुच्छेद 257 है। कितना है? 257। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है। तो जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के अधीन कार्य करती है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट आपका कि नेहरू की कैबिनेट ने
पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो जो नेहरू की जो कैबिनेट थी उसमें जो पहले गृह मंत्री थे वो आपके कैलाश नाथ काटजू थे, जो कि बाद में रक्षा मंत्री बन गए थे। ठीक है, आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री CRK षणमुगम शेट्टी हैं। कौन है? CRK षणमुगम शेट्टी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है आपका कि भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ है? तो जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनका भारत से बाहर यानी कि विदेश में निधन हो गया था। ठीक है, आगे है कि प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो जो आपके चौधरी चरण सिंह थे वो अपने पूरे कार्यकाल में एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे। ठीक है, आगे रहता है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जो संविधान का कौन सा है? तो वो आपका 392(3) है, जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आता है कि श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर। ठीक है, आगे है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो जो संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन है वो आपके गोपाल स्वामी आयंगर के द्वारा आधारित है, प्रतिवेदन पर आधारित है। ठीक है, अब ये कुछ आपके मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जो अंतर है उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं, जिसमें आपका एक तरफ मंत्रिपरिषद है और एक तरफ मंत्रिमंडल। ठीक है, इसमें है कि जो कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री। ठीक है, और जो इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं, यानी कि अगर कैबिनेट यानी कि जो कैबिन की जो बैठक होती है अगर वो होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होंगे। लेकिन अगर आपकी मंत्रिपरिषद है तो उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री साथ ही आपके राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आगे है कि जो मंत्रिपरिषद है ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया जाता है। साथ ही आपका मंत्रिमंडल 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। ठीक है, इधर आता है आपका कि जो मंत्रिपरिषद है वो सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिकाओं शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों को निर्धारण किया जाता है। यानी कि सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद को सभी संघ की समस्त कार्यपालिकाएं जो शक्तियां होती हैं वो उन्हें प्राप्त हैं, लेकिन वो मंत्रिमंडल के द्वारा इसके कार्यों को निर्धारण किया जा सकता है। इधर ही है कि व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्य का निर्धारण करता है। ठीक है, आगे है आपका कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे है कि नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वयन करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णय को क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। तो ये जो आपके मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल से संबंधित जो क्वेश्चन थे, टॉपिक थे, वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसी के साथ आपका लास्ट है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये जो सीरीज थी आपकी मंत्रिपरिषद और इसकी, तो ये आपकी सभी कंप्लीट होती है। साथ ही इसी के साथ ही हमारे टॉपिक जो है वो हमारा यहीं समाप्त होगा। कल हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपकी महान्यायवादी एवं नियंत्रक एवं महालेखा से संबंधित होगी। और फ्रेंड्स, ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपका चाहे एग्जाम किसी भी स्टेट का हो, किसी भी लेवल का हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसी के इर्द गिर्द ही पूछेगा। जो सिर्फ क्या होगा कि उसके जो पूछने का तरीका होगा एग्जामिनर का वो बस चेंज होगा, लेकिन पूछेगा वो इन्हीं में से, वो घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। अगर आप सीधा सीधा इतना याद कर लेते हैं तो फिर कितना भी घुमाए आपका आंसर गलत नहीं होगा। आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।